हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी इस पीवो ट्रेडिंग डॉट नेट से स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है ये आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं सेबी के नए सर्कुलर के ऊपर है, जो कि स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है इंडेक्स ऑप्शंस के ऊपर। तो इसको लेकर काफी सारे कंफ्यूजन है, तो वही मैं इस वीडियो के अंदर उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा और जितना मुझे इस सर्कुलर के बारे में समझ में आया है वो मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अक्टूबर 1 2024 को ये सेबी का सर्कुलर है। सब्जेक्ट है मेजर्स टू स्ट्रेंथन द इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव फ्रेमवर्क फॉर इंक्रीज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड मार्केट स्टेबिलिटी। इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और मार्केट की वॉलेटिलिटी को स्टेबलाइज करने के लिए क्या क्या मेजर्स किए जा सकते हैं वो स्पेसिफिकली इक्विटी और इंडेक्स डेरिवेटिव्स के अंदर किए गए हैं, वही इस सर्कुलर के अंदर बताया गया। इस सर्कुलर का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इसके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मोस्टली उनमें से ज्यादातर लोग ट्रेडर्स हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जो ट्रेडिंग करते हैं ट्रेडर्स हैं, स्पेसिफिकली जो ऑप्शंस में काम करते हैं, एफएनओ में काम करते हैं, उनके लिए ये सर्कुलर समझना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए दोस्तों समझते हैं क्या है ये। पहले की कुछ पैराग्राफ्स थोड़ी थ्योरी है, उसके ऊपर जाने से पहले पॉइंट नंबर 5 जो हमारा मेन चीज है, इस सर्कुलर का जो मेन पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 5। तो कुछ कंसल्टेशन पेपर हुए थे, उसके बेसिस पे कुछ चीजों को डिसाइड किया गया है इस सर्कुलर के अंदर। तो सबसे पहले अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम फ्रॉम द ऑप्शंस बायर्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बाय करने का जो प्रीमियम है वो पहले ही आपसे कलेक्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि इसमें ज्यादा चेंजेस क्या है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के लिए तो हम पहले से प्रीमियम दे देते हैं और उतना ही प्रीमियम लगने वाला है, कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम तो लगेगा नहीं। तो अपफ्रंट कलेक्शन शायद उन लोगों के लिए या उन ब्रोकर्स के लिए है जहां पर पहले मार्जिन के बेसिस पे या पेमेंट वो क्लाइंट से बाद में कलेक्ट कर देते हैं। जैसे बहुत से ट्रेडिशनल ब्रोकर्स होते हैं, शायद वहां पर एक तरीके से क्रेडिट पे शायद ऑप्शन बाय करने का तरीका मिल जाता होगा। लेकिन जहां तक मैं जितने ब्रोकर्स के साथ में काम करता हूं या ट्रेड करता हूं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं है कि अकाउंट में पैसा नहीं है और मुझे ऑप्शन बाय करने मिला हो। तो अपफ्रंट कलेक्शन तो ऐसे भी हो ही रहा था। उसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डेट। कैलेंडर स्प्रेड दोस्तों क्या होता है कि जब आप मल्टीपल एक्सपायरीज में पोजीशन बनाते हैं, मान लीजिए ये हफ्ते की एक्सपायरी है और अगले हफ्ते की एक्सपायरी है, ये हफ्ते की एक्सपायरी का आपने कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया, अगले हफ्ते की एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय कर लिया, उसको बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड। तो ये जो कैलेंडर स्प्रेड हम बनाते हैं उसके अंदर हमको मार्जिन बेनिफिट मिलता था, हमें पूरा मार्जिन नहीं लगता था, और क्योंकि इसको एक हेज पोजीशन माना जाता था इसलिए हमको उसका मार्जिन का बेनिफिट मिलता था, हमको कम मार्जिन लगता था। लेकिन अभी इस सर्कुलर के बाद में क्या होगा, इस सर्कुलर में कहना है एक्सपायरी वाले दिन कैलेंडर स्प्रेड में अगर ऐसा कोई भी लैग है जो उस एक्सपायरी का दिन के लिए एप्लीकेबल है या उस एक्सपायरी के दिन एक्सपायर हो रहा है वो कोई भी एक लैग, तो फिर आपको जो है कैलेंडर स्प्रेड का जो मार्जिन बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। मतलब मान लीजिए आज जैसे अगर 5 अक्टूबर है और अगला 12 अक्टूबर को एक्सपायरी और 5 अक्टूबर को एक्सपायरी है, तो 5 अक्टूबर की और 12 अक्टूबर की आपने एक पोजीशन बनाई है जिसमें 5 अक्टूबर को आपने सेल किया है, 12 अक्टूबर को आपने बाय किया है, तो आपको इसका जो मार्जिन बेनिफिट है वो आपको 4 अक्टूबर तक मिलता रहेगा। लेकिन 5 अक्टूबर को, क्योंकि 5 अक्टूबर को ही उसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, तो आपको 5 अक्टूबर के दिन आपको अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा या आपको एक्स्ट्रा मार्जिन अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कैलेंडर स्प्रेड का जो बेनिफिट है वो आपको उस दिन नहीं मिलेगा। ये तो हो गया ऑप्शंस की बात। सिमिलरली एक चीज और यहाँ पे लिखी हुई है कि फर्दर द ईएलएम फॉर द कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन ऑन द फ्यूचर्स if one of the legs is expiring on the same day shall be computed without considering such future positions एज एन ऑफसेटिंग कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन। मतलब फ्यूचर्स के अंदर में भी अगर आपकी कोई फ्यूचर्स की पोजीशन है जो एक्सपायर हो रही है, एक्सपायरी वाले दिन सेम डे अगर एक्सपायर हो रही है, तो उस दिन आपको कैलेंडर स्प्रेड का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट आपको एक्सपायरी वाले दिन फ्यूचर्स में भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिखाया गया है कि अगर आपकी मान लीजिए 3 एक्सपायरी है, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ, तो अगर आपकी करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ की कोई भी आपकी पोजीशन है कैलेंडर, तो अगर 29 को एक्सपायर हो रहा है करंट मंथ का, तो 29 वाले दिन आपको 29 और 30 की जो आपने पोजीशन बनाई है उसके अंदर आपको कैलेंडर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने 30 और 31 मतलब कि नेक्स्ट मंथ और फार मंथ की आपने बनाई है कोई पोजीशन, तो उसका बेनिफिट आपको 29 मतलब करंट मंथ की एक्सपायरी में आपको आने वाली 2 एक्सपायरी के अंदर अगर आपने कोई कैलेंडर स्प्रेड बनाया है तो उसका आपको मार्जिन बेनिफिट, उसका कैलेंडर बेनिफिट आपको मिलना चालू रहेगा।
ये था पॉइंट नंबर सेकेंड। अब पॉइंट नंबर 3, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। तो यहाँ पर इंट्राडे की जो पोजीशंस हैं वो भी दिन में 4 बार पोजीशन के स्नैपशॉट लिए जाएंगे। ऐसा इस सर्कुलर के हिसाब से कि स्टॉक एक्सचेंजेस शॉल कंसीडर मिनिमम 4 पोजीशन स्नैपशॉट्स ड्यूरिंग द डे। द नंबर ऑफ स्नैपशॉट्स में बी डिसाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज सब्जेक्ट टू मिनिमम 4। मतलब 4 या 4 बार से ज्यादा बार आपकी पोजीशंस का स्नैपशॉट लिया जाएगा और उसके बेसिस के ऊपर जो भी आपकी पोजीशन अगर कोई ब्रीच होती है, जैसे बहुत सी बार क्या होता है कि आपकी एक लिमिट है, जैसे करंट वाइड पोजीशन लिमिट करके जो होता है, जिसकी वजह से एफएनओ शायद बैन में चला जाता है, तो वो पोजीशन लिमिट या उसी तरीके की कोई भी और पोजीशंस जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है डेली बेसिस के ऊपर, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, अब वो इंट्राडे बेसिस पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब कि अगर 4 बार वो दिन में चेक करते रहेंगे एवरी फ्यू आवर्स, तो बहुत सी बार क्या होता है पोजीशन सुबह के समय बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं स्पेक्यूलेटर्स और फिर मार्केट खत्म होने के पहले उस पोजीशंस को ऑफलोड भी कर देते हैं ताकि क्लोजिंग होते होते वो पोजीशंस वापस लिमिट में आ जाए। लेकिन अब ये क्लोजिंग बेसिस पे नहीं, अब इंट्राडे बेसिस पे भी इसके ऊपर नजर रखी जाएगी कि पोजीशंस जो है वो कहीं एक्सटेंड तो नहीं हो रही है, कहीं एक्सीड तो नहीं हो रही है किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फोर्थ पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर काफी समय से चर्चा चल रही थी और ये एक्सपेक्टेड था कि इस तरीके से चीजें होने वाली है। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है वो ये कहता है दोस्तों कि अभी तक 2015 में एक लिमिट सेट करी थी कि भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है डेरिवेटिव्स का, उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 लाख से 10 लाख के बीच में रहनी चाहिए, जो अभी तक चलते आ रहा था। लेकिन अब इस सर्कुलर के बाद में, मतलब अक्टूबर 2024 के बाद में, अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है डेरिवेटिव्स का वो मिनिमम जो है वो 15 लाख रुपीस का ही होना चाहिए या उससे ज्यादा का होना चाहिए। तो ये एक बड़ा चेंज हुआ है। और किसी भी समय में जगह जाकर भी कभी भी अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के लॉट साइज बढ़ते या घटते हैं तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है उस पर्टिकुलर इंडेक्स की या इंस्ट्रूमेंट की वो हमेशा 15 से 20 लाख रुपए के बीच में ही रहनी चाहिए। तो ये बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें ऐड किया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स जो एक एक 2-2 लॉट में काम करते थे उनके लिए अब काम करना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जो 5-5, 10-10 और 50 और 100 लॉट्स में काम करते थे, अब वो 50 लॉट की जगह 40 लॉट में या 50 लॉट की जगह 30 लॉट में काम करेंगे, तो उनको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट है रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्या हो रहा था कि एवरी डे जो है एक्सपायरी हो रही थी और ये एवरीडे एक्सपायरी की वजह से हमने काफी समय बाद देखा है कि बहुत से सडन स्पाइक्स आ जाते थे, चाहे वो सेंसेक्स में हो, चाहे वो निफ्टी में हो, चाहे बैंक निफ्टी में हो। तो अभी बहुत ही एक अच्छी चीज हो रही है इस सर्कुलर के बाद में। सेबी ने कहा है कि जो भी एक्सचेंजेस हैं, चाहे वो एनएसई हो या बीएसई हो, वो अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में एक ही एक्सपायरी रखेंगे और वो भी किसी एक इंडेक्स के लिए रखेंगे। मतलब जैसे आज की तारीख में एनएसई की तरफ से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, ये 4 इंडेक्सेस है जो 4 अलग अलग दिन एक्सपायर होते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले तो एक ही दिन एक्सपायरी करनी होगी, लेकिन ये जो एक दिन एक्सपायरी करेंगे वो भी किसी एक इंस्ट्रूमेंट की ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चारों इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी एक ही दिन करेंगे। यहाँ पर एक क्लियरली लिखा हुआ है, दिस मेजर शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम नवंबर 20। फ्रॉम दिस डेट weekly derivatives contracts would only be available on one benchmark index for each exchange। मतलब would only be available on one benchmark index, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडेक्स के ऊपर एक एक्सचेंज जो है एक वीक में एक एक्सपायरी दे सकता है। मतलब जो 4-4 इंडेक्स अभी लाके रखे थे, ऑप्शंस लाके रखे थे, वो अब सब बंद हो जाएंगे। मुझे लगता है या तो सिर्फ निफ्टी की वीकली एक्सपायरी रहेगी या बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी रहेगी। बाकी सारे इंडेक्सेस जो है वो अब सिर्फ मंथली एक्सपायरी वाले रहेंगे। वीकली एक्सपायरी में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडेक्स रहने वाला है। इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शंस एक्सपायरी। तो इसको मैं बहुत ही शॉर्ट और लेमन भाषा में समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ईएलएम का मतलब होता है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। मतलब बहुत ज्यादा सडनली अगर मार्केट में मूवमेंट आ जाती है या इंस्ट्रूमेंट में मूवमेंट आती है तो उससे जो लॉस जनरेट होता है वो लॉस के लिए पहले से ही एक्सचेंज जो है मार्जिन कलेक्ट कर लेता है ट्रेडर से। तो यहाँ पर अब एडिशनल ईएलएम ऑफ 2% लगा दिया है, मतलब 2% का और एडिशनल मार्जिन लग जाएगा फॉर शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, वो भी सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन। ये सारे दिनों के लिए नहीं है, ये एक्सपायरी वाले दिनों के लिए है। तो अब 2% अगर आपकी शॉर्ट की ऑप्शन पोजीशंस है, इंडेक्स ऑप्शंस जो होते थे उसके अंदर एक्सपायरी वाले दिन कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लगता था। अगर आपकी सेलिंग की पोजीशन है उतना ही मार्जिन लगता था जितना बाकी दिन लगता है। लेकिन इस सर्कुलर के बाद में अगर एक्सपायरी वाले दिन अगर आपके पास में कोई भी
एक्सपायरी वाले दिन का कोई भी ऑप्शंस अगर आपने सेल करके रखा है तो आपको 2% का एडिशनल मार्जिन लगेगा। मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसका 2% आप गिन लीजिए, तो तकरीबन अगर 15 लाख में मानूं तो 15 लाख का 2% करीब होता है 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लगेगा एक्सपायरी वाले दिन। तो ऑप्शन सेलिंग जो है, जो जनरली लोग करते थे कि ऑप्शन सेलिंग कॉल और पुट, दूर दूर की कॉल और पुट सेल करके रख दिया और फिर उसके बाद में एंड ऑफ डे उसको कवर कर लेते, तो अब वो भी करना डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो आपको 30,000 रुपया, मतलब ये तो मैं एक 15 लाख का एग्जांपल लिया, बना के आपको 2% का और एडिशनल मार्जिन लग जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, बहुत बड़ा एक यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है सेबी ने, जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं एक्सपायरी वाले दिन। तो ये एक बड़ा चेंज है जो ऑप्शन ट्रेडर्स को अफेक्ट करेगा एक्सपायरी वाले दिन, कि जो अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम है तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा 1 फरवरी 2025 से। फिर जो कैलेंडर स्प्रेड का जो ट्रीटमेंट है वो अभी से लगभग 5-6 महीने के बाद में फरवरी 1, 2025 से है। इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स ये अप्रैल 1 से हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स, ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइज बनने वाले हैं तो अभी बढ़ जाएंगे दोस्तों 2-3 हफ्ते के अंदर, 20 नवंबर से। रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव्स, ये 1 महीने बाद, मतलब वही 20 नवंबर से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडेक्स नजर आएगा वीकली एक्सपायरी में, एक एनएससी का होगा और एक बीएससी का होगा। बीएससी डेफिनेटली सेंसेक्स को रखेगा और एनएससी मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी को वीकली एक्सपायरी में रखेगा, निफ्टी को वो मंथली एक्सपायरी में कर देगा। इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शंस एक्सपायरी, मतलब जो लोग ऑप्शंस में, जैसे मैंने कहा, जो ऑप्शंस में सेलिंग करते हैं जनरली कॉल और पुट स्ट्रैडल को या स्ट्रैंगल को सेल करके चलते हैं एक्सपायरी वाले दिन, तो वहां पर भी आपको 20 नवंबर के बाद में 2% एक्स्ट्रा मार्जिन लग जाएगा। अब आप में से कुछ लोगों को एक क्वेरी हो सकती है कि जो लोग आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर बनाते हैं एक्सपायरी वाले दिन, उसमें ये 2% वाला रूल एप्लीकेबल होगा क्या? तो बिल्कुल डेफिनेटली उसमें भी होगा, क्योंकि आपने ऑप्शंस तो सेल करके रखे हुए ही है। तो जो भी आपका मार्जिन लगता था आयरन फ्लाई में, उसके अंदर अकॉर्डिंगली वो जो 2% और एडिशनल है वो 2% आपके बढ़ेंगे। तो ये मोटा मोटी पूरा सर्कुलर था और उम्मीद करता हूं कि मैंने इस सर्कुलर के जो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अच्छे से आपको एक इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करी है और आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो डेफिनेटली इसको और भी आगे बाकी लोगों के साथ में शेयर कीजिए। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या सुझाव है, वो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस सर्कुलर का लिंक जो है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोगों के साथ में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।